हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है स्ट्रीम एपीआई। ये जो स्ट्रीम एपीआई है ये जावा 8 का ही नया फीचर है और जावा 8 के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुआ है और हम स्ट्रीम एपीआई का यूज करके जावा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से। तो इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में, कि स्ट्रीम एपीआई है क्या और किस तरह से हमें यूज करना है किसी जावा प्रोग्राम के अंदर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं स्ट्रीम एपीआई के बारे में। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम की मदद से स्ट्रीम एपीआई को समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रीम एपीआई है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रीम एपीआई है जावा के अंदर, ये एक कलेक्शन है क्लासेस और इंटरफेसेस का। और ये जो क्लासेस और इंटरफेसेस हैं स्ट्रीम एपीआई के, ये java.util.stream पैकेज के अंदर डिफाइन किए गए हैं। और ये जो java.util.stream पैकेज है ये जावा 8 के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि ये कलेक्शन है क्लासेस और इंटरफेस का। अब हम इसके बाद बात करें अगर कि स्ट्रीम एपीआई का यूज क्या है जावा के प्रोग्राम के अंदर, तो बेसिकली स्ट्रीम एपीआई से पहले क्या होता था, जब भी हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट रहते थे किसी भी तरह के डेटा स्ट्रक्चर में, मान लीजिए हमारे पास किसी लिस्ट में या किसी कलेक्शन में या किसी तरह के डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पहले से स्टोर हैं और अब हमें उनके साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है वन बाय वन। तो पहले हम क्या करते थे, फोर लूप का यूज करते थे या फिर बहुत सारे और भी तरीके हैं। और जावा 8 के अंदर ही फोर ईच मेथड भी इंट्रोड्यूस हुआ है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को इटरेट करवाते थे और इटरेट करवाने के साथ साथ उनके साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है हम करते थे। लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रीम एपीआई की मदद से हम किसी भी तरह की डेटा स्ट्रक्चर या फिर किसी भी तरह का ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स स्टोर हैं किसी भी टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में, उनको हम प्रोसेस करवा सकते हैं वन बाय वन, स्ट्रीम करवा सकते हैं किसी पाइपलाइन की मदद से। एक तरह की पाइपलाइन है स्ट्रीम एपीआई जिसकी मदद से हम किसी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस करवा सकते हैं या कहें कि स्ट्रीम करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रीम का मतलब है, अगर मैं रियल वर्ल्ड के एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, तो जिस तरह से रियल वर्ल्ड में जो वाटर टैंक होते हैं, जब भी हमें वाटर टैंक से कहीं के लिए भी पानी सप्लाई करना होता है तो हम एक पाइपलाइन का यूज करते हैं। तो जब भी पानी उस पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करेगा या सप्लाई होगा तो उसको बोलेंगे स्ट्रीमिंग। वो पाइपलाइन के थ्रू स्ट्रीम हो रहा है, उसको बोलेंगे वाटर स्ट्रीमिंग। इसी तरह से स्ट्रीम एपीआई की मदद से जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस करेंगे तो इसको बोलेंगे स्ट्रीमिंग। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये स्ट्रीम होंगे या प्रोसेस होंगे किसी पाइपलाइन के थ्रू, और वो जो पाइपलाइन होगी वो होगी स्ट्रीम एपीआई। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इनको प्रोसेस करवाएंगे। और प्रोसेस करवाने के दौरान अगर हम बीच में ही चाहें तो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रीम एपीआई एक कलेक्शन है क्लासेस और इंटरफेसेस का, तो उसके अंदर बहुत सारे मेथड पहले से ही मौजूद हैं जिन मेथड की मदद से हम जब भी ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स प्रोसेस हो रहे होंगे, स्ट्रीम हो रहे होंगे या फिर सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेवल कर रहे होंगे, उस दौरान बीच में ही हम कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मेथड की मदद से, जो मेथड अवेलेबल हैं या मौजूद हैं स्ट्रीम एपीआई में। और इस तरह के मेथड जो बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑपरेशन। मतलब ऐसे ऑपरेशन जिनको हम जब वो ऑब्जेक्ट प्रोसेस हो रहे होंगे उस प्रोसेस के दौरान ही हम उनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करें उन मेथड की मदद से। उस तरह के जो मेथड होंगे या ऑपरेशंस होंगे उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑपरेशन। अब जब भी हम किसी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सीक्वेंस वाइज प्रोसेस करेंगे तो हम जीरो से लेके मल्टीपल इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि चाहें तो एक भी ना करें या फिर मल्टीपल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट्स प्रोसेस होंगे और इसके बाद जो भी इंटरमीडिएट ऑपरेशन इनके साथ परफॉर्म होगा, उसके बाद जब लास्ट में जब प्रोसेस होने के बाद सारे इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमें लास्ट में एक तरह का ऑपरेशन और परफॉर्म करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं टर्मिनल ऑपरेशन। टर्मिनल ऑपरेशन का मतलब है आखिरी ऑपरेशन, मतलब कि वहाँ पे हमारी जो स्ट्रीम है वो ख़त्म हो जाएगी, उससे आगे हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। और टर्मिनल ऑपरेशन मिनिमम एक तो हमें करना ही पड़ेगा, एक कंपलसरी है। इंटरमीडिएट ऑपरेशन हम करें या ना करें
ये कंपलसरी नहीं है, चाहे तो जीरो से लेके मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन टर्मिनल ऑपरेशन मिनिमम एक करना ही पड़ेगा और टर्मिनल ऑपरेशन हम एक ही परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट्स प्रोसेस हो जाएंगे उसके बाद हम चाहें तो उन ऑब्जेक्ट्स को जो प्रोसेस होने के बाद आए हैं, जिनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, उनको किसी भी दूसरी तरह के या किसी भी तरह के डेटा स्ट्रक्चर में हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं, उन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, या फिर हम उनको प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर किसी और तरीके का टर्मिनल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। टर्मिनल ऑपरेशन के लिए भी बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं स्ट्रीम एपीआई में। तो देखिए, स्ट्रीम एपीआई का आपको यूज समझ में आ रहा होगा कि ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या किसी कलेक्शन को या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को या फिर किसी भी तरह के डेटा स्ट्रक्चर में जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रोसेस करवाने के लिए, स्ट्रीम करवाने के लिए यूज करते हैं। और स्ट्रीमिंग के दौरान हम कई तरह के इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो प्रोसेस हो रहे हैं, और फिर उन ऑब्जेक्ट्स के प्रोसेस होने के बाद हम उनको किसी भी तरह के डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह का टर्मिनल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट है स्ट्रीम एपीआई के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो स्ट्रीम एपीआई है या फिर ये कहें कि ये जो पाइपलाइन है जिसके थ्रू हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रोसेस होंगे, स्ट्रीम होंगे, ये कभी भी ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर सकती, क्योंकि स्ट्रीम एपीआई कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही ये किसी ऑब्जेक्ट को, ना ही किसी एलिमेंट को, ना ही किसी तरह के डेटा को स्टोर करती है। ये केवल प्रोसेस करती है या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करवाती है और उनके साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम स्ट्रीम एपीआई की मदद से। ये कभी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी तरह के एलिमेंट को या डेटा को स्टोर नहीं करती। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है सोर्स, मतलब कि जहाँ से जो स्ट्रीम जनरेट होगी और फिर उन ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करेगी। तो स्ट्रीम जनरेट कहाँ से होगी? किसी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब कि किसी तरह के डेटा स्ट्रक्चर से। वो कलेक्शन भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। वो स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा, जहाँ पे वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पहले से ही स्टोर है। तो आपको इस डायग्राम की मदद से थोड़ी बहुत आइडिया आ गया होगा कि स्ट्रीम एपीआई का बेसिक यूज क्या है जावा के अंदर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं स्ट्रीम एपीआई के बारे में। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या कहता है? स्ट्रीम एपीआई इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8 अंडर java.util.stream पैकेज। तो स्ट्रीम एपीआई जो है क्या है? कलेक्शन है क्लासेस और इंटरफेस का, और ये जावा 8 के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये जो क्लासेस हैं और इंटरफेसेस हैं स्ट्रीम एपीआई के, ये java.util.stream पैकेज के अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कहता है? द स्ट्रीम एपीआई इज यूज्ड टू प्रोसेस कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए, जो स्ट्रीम एपीआई है उसका बेसिक यूज क्या है? कलेक्शन या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करना। ए स्ट्रीम इज ए सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट सपोर्ट वेरियस मेथड विच कैन बी पाइपलाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। तो स्ट्रीम एपीआई क्या है? एक प्रकार से ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस है, और जब भी वो ऑब्जेक्ट्स सीक्वेंस वाइज प्रोसेस हो रहे होंगे तो उसी दौरान कई तरह के मेथड का यूज करके हम कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रीम एपीआई की पाइपलाइन के अंदर, जिसके थ्रू हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रीम हो रहे होंगे या प्रोसेस हो रहे होंगे, और फिर हम जिस भी तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो हम टर्मिनल ऑपरेशन की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है फीचर्स की, कि ये जो स्ट्रीम के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है, ए स्ट्रीम इज नॉट ए डेटा स्ट्रक्चर, इट डज नॉट स्टोर एलिमेंट्स। तो देखिए, स्ट्रीम जो है किसी तरह का डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही ये किसी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट को स्टोर करता है। इट सिंपली कन्वेज एलिमेंट्स फ्रॉम a source such as data structure, an array or an input output channel through a pipeline of computational operations। मतलब कि सिंपली जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं उनको किसी सोर्स से या डेटा स्ट्रक्चर से लेके और उनको प्रोसेस करवाता है किसी पाइपलाइन के थ्रू, और प्रोसेस करने के साथ साथ उनमें कुछ कंप्यूटेशनल ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, स्ट्रीम डोंट चेंज द ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर, दे ओनली प्रोवाइड द रिजल्ट एज पर द पाइपलाइन मेथड। तो देखिए, जो स्ट्रीम एपीआई है वो कभी भी ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। मतलब कि जहाँ पे या जिस भी टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में आपके जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैं जो पहले से स्टोर थे उनको चेंज नहीं कर सकती। जैसे ही आप स्ट्रीम मेथड को कॉल करेंगे और स्ट्रीम एपीआई का यूज करेंगे तो एक नई स्ट्रीम बन जाएगी, और उस स्ट्रीम के प्रोसेस होने के बाद एक नया ग्रुप मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट का, जिनको आपको किसी भी तरह के डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना है या फिर किसी और तरीके का टर्मिनल ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जो सोर्स है, जहाँ पे पहले से आपके ऑब्जेक्ट्स स्टोर थे जिस डेटा स्ट्रक्चर में, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती स्ट्रीम एपीआई।
इसके बाद जो अगला पॉइंट है, ए स्ट्रीम पाइपलाइन कंसिस्ट ऑफ सोर्स फॉलोड बाय जीरो और मोर इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड ए टर्मिनल ऑपरेशन। देखिए, जब भी हम स्ट्रीम एपीआई का यूज करेंगे और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रीम करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो उस दौरान हम जीरो से लेके मल्टीपल इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और एक टर्मिनल ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, यू कैन यूज स्ट्रीम टू फिल्टर, कलेक्ट, प्रिंट एंड कन्वर्ट फ्रॉम वन डेटा स्ट्रक्चर टू अनदर डेटा स्ट्रक्चर। मतलब कि आप कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप उन ऑब्जेक्ट्स को अगर फिल्टर करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे तरह के डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहें तो वो आप स्ट्रीम एपीआई की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एडवांटेज की बात करें कि क्या इसके फ़ायदे हैं स्ट्रीम एपीआई यूज करने के, तो वी कैन राइट ए प्रोग्राम इन मोर एफिशिएंट वे यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो स्ट्रीम एपीआई की मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं और फंक्शनल प्रोग्रामिंग की वजह से हमारा जो कोड है बहुत ही कम हो जाएगा हम जब लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, स्ट्रीम एपीआई इनेबल फंक्शनल प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। तो स्ट्रीम एपीआई में हम जिस भी तरह की प्रोग्रामिंग करेंगे वो लैम्डा एक्सप्रेशन के फॉर्म में करेंगे, फंक्शनल स्टाइल में। तो इससे जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज कर पाएंगे। अब अगर स्ट्रीम के सोर्स की बात करें कि जहाँ से स्ट्रीम हमारी जनरेट होगी किसी ऑब्जेक्ट्स की, वो सोर्स क्या हो सकते हैं, तो वो किसी भी तरह का डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पहले से ही स्टोर होंगे। जैसे कि वो कलेक्शन हो सकता है, लिस्ट, सेट, एरे या फिर इंट, लॉन्ग, डबल टाइप के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि कितने तरह के ऑपरेशन हम उन ऑब्जेक्ट्स पे या उन एलिमेंट्स पे परफॉर्म कर सकते हैं जो प्रोसेस होंगे या स्ट्रीम होंगे स्ट्रीम एपीआई की मदद से। तो यहाँ पे दो ही तरह के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के साथ। एक तो होते हैं इंटरमीडिएट ऑपरेशन जैसे कि फिल्टर, मैप, सॉर्ट, या फिर बहुत सारे मेथड और भी अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम कई तरह के इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे टर्मिनल ऑपरेशन भी होते हैं जिसके लिए ऑलरेडी मेथड अवेलेबल है, तो उन मेथड्स की मदद से हम टर्मिनल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं कई तरह के। अब बात आती है कि स्ट्रीम को जनरेट कैसे करना है किसी जावा प्रोग्राम के अंदर। तो देखिए, स्ट्रीम को जनरेट करने से पहले हमारे पास सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट का ग्रुप होना चाहिए या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स होने चाहिए किसी भी तरह के। तो वो किसी भी तरह के डेटा स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि कलेक्शन, लिस्ट, सेट या किसी भी तरह का डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कलेक्शन इंटरफेस के अंदर दो मेथड डिफाइन किए गए हैं स्ट्रीम को जनरेट करने के, जिसमें से एक तो है स्ट्रीम और दूसरा है पैरेलल स्ट्रीम। तो जो स्ट्रीम मेथड है ये बेसिकली सीक्वेंस वाइज हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं उनको प्रोसेस करता है। जब भी हमें सीक्वेंस मेंटेन करना हो प्रोसेस करने के दौरान उन ऑब्जेक्ट्स को, तो हम स्ट्रीम मेथड का यूज करेंगे। और हमें अगर सीक्वेंस मेंटेन नहीं करता है तो हम पैरेलल स्ट्रीम का यूज करेंगे, क्योंकि पैरेलल स्ट्रीम का यूज करने से हम क्या कर सकते हैं, एक ही साथ एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करवा सकते हैं, क्योंकि हमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है इसलिए। तो जब भी हमें सीक्वेंस वाइज अगर प्रोसेस करना है तो हम स्ट्रीम मेथड का यूज करेंगे। हम पैरेलल स्ट्रीम के बारे में भी आगे बात करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे स्ट्रीम को जनरेट करने की जो दो मेथड हैं वो है स्ट्रीम और पैरेलल स्ट्रीम, जो कि कलेक्शन इंटरफेस के अंदर डिफाइन है। इसके अलावा और भी तरीके हैं स्ट्रीम को जनरेट करने के, वो भी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंटैक्स की कि एक बेसिक सिंटैक्स स्ट्रीम का होगा क्या, हम कैसे जनरेट करेंगे। तो अगर हम जनरेट करें स्ट्रीम मेथड की मदद से, मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स पहले से ही ऐड है, अब हमें इनको स्ट्रीम करना है, तो क्या करेंगे, तो हम लिस्ट की मदद से स्ट्रीम मेथड को कॉल करेंगे जो कि कलेक्शन इंटरफेस के अंदर है। तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम, तो स्ट्रीम मेथड जो है स्ट्रीम जनरेट करेगा इन एलिमेंट्स की वन बाय वन। इसके बाद हम कई तरह के इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर का यूज करके हम फिल्टर कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को किसी भी क्राइटेरिया के बेस पे। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे एक टर्मिनल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा जो किसी भी तरह का हो सकता है, बहुत सारे मेथड उसके लिए भी अवेलेबल है। तो ये बेसिक सिंटैक्स है स्ट्रीम को जनरेट करने का स्ट्रीम मेथड की हेल्प से। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रीम एपीआई बेसिकली है क्या और इसका बेसिक यूज क्या है जावा प्रोग्राम के अंदर। अब आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो स्ट्रीम एपीआई से रिलेटेड ही होंगे और उन वीडियोज़ में हम अलग अलग तरह के एग्जाम्पल के थ्रू स्ट्रीम एपीआई के अलग अलग तरह के मेथड का यूज करके हम अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके बेनिफिट हैं स्ट्रीम एपीआई के और किस किस तरह से हम फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग का यूज करके स्ट्रीम करवा सकते हैं हमारे जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत ही कम कोड के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।